स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में सुविधाओं की कमी है, दिल्ली की जनता का आप पर भरोसा है और अब उत्तर प्रदेश की जनता भी वो मौका दे हमें, हम चुनाव में उतर रहे हैं क्योंकि यहां पर सुविधाओं की कमी है और इसको लेकर आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इन 8 सालों में आपकी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई है और पंजाब में मुख्य विपक्ष के रूप में उभर के आई है। लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। यूपी में हर पार्टी की सरकार आई लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। आज छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है? अगर कानपुर में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसे दिल्ली भेजना पड़ता है। गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा विकासशील राज्य नहीं बन सकता, विकसित राज्य नहीं बन सकता? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक बन सकता है तो क्या लखनऊ के गोमती नगर में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया जा सकता? अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल देश के सबसे बेहतरीन अस्पताल बन सकते हैं तो यूपी के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है? अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बर्दाश्त करें? अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यूपी के लोगों के इतने ज्यादा बिल क्यों आ रहे हैं? अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं तो यूपी के सरकारी स्कूल इतने बदहाल क्यों हैं? अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं तो यूपी में हर दिन हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म क्यों होते हैं? यूपी में हमारी बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की जा सकती? आज उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर चलने से कौन रोक रहा है? यूपी की गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेता। तो उत्तर प्रदेश में सुविधाओं की कमी है और आज इसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश के रण में वो उतरने वाले हैं। शंकर आनंद इस पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में सुविधाओं की कमी, इसलिए हम उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता हमें चुनकर लेकर आएगी। इस बात का विश्वास अरविंद केजरीवाल को उत्तर प्रदेश के रण में उतरने को लेकर? देखिए नीलू, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें, या उत्तर प्रदेश जिस तरह से देश का सबसे बड़ा राज्य है और कई दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राजनीतिक कहा जाता है कि सत्ता की जो एक सीढ़ी है उत्तर प्रदेश से चलती है जो राजधानी दिल्ली तक पहुंचती है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपना पांव पसारने की कोशिश कर रहा है, निश्चित तौर पे
उत्तर प्रदेश उनके लिए एक बहुत बड़ा एक एजेंडा है। इसके लिए पिछले काफ़ी समय से वो अपना एक रोड मैप जो है उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए वो बनाया जा रहा था, और शायद इसी का तकाजा है कि कई ऐसे मसले हैं, चाहे जैसे हाथरस कांड की बात कर ले, उस वक्त में भी जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है राजधानी दिल्ली वाली, तो वो बाकायदा इसके कई मंत्री वहाँ पे जा रहे थे, वहाँ पर बाकायदा पहुँच करके ये कोशिश कर रहे थे बताने का कि वो वहाँ के लोगों के साथ में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बात की जाए आम आदमी पार्टी का जो सबसे 3 प्रमुख एजेंडा है, बिजली, पानी और मेडिकल की व्यवस्था, इस मसले को उत्तर प्रदेश में भजाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल शंकर, सबसे बात कर बड़ी रहे हैं, बात यह है कि उत्तर प्रदेश दिल्ली नहीं है। दिल्ली बहुत छोटा सा राज्य है, और वो भी राज्य, और उत्तर प्रदेश कहां पर, और उसको लेकर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी पहल करने जा रही है। इससे पहले बनारस में हमने देखा था पीएम मोदी के खिलाफ उतरे थे तो किस तरह से मुंह की खानी पड़ी थी। और एक बार फिर बहुत ज्यादा चुनाव अब देर नहीं है, 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में किस तरह से कह रहे हैं कि पूरी तैयारी के साथ वो उत्तर प्रदेश में उतरने वाले हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश के लोगों का मूड की बात करें तो वहां के लोग कई मसलों को देख करके वो अपना मतदान करते हैं। हालांकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बता रहे थे विकसित और विकासशील राज्य बनाने की बात कर रहे थे, तो इस मसले पर अगर बात की जाए तो वहाँ के लोग अपनी जो वहाँ के मूलभूत जो समस्याएं हैं उसको लेकर वो अवगत होते हैं और उसी को ध्यान में रख करके वो वोटिंग भी करते हैं। लेकिन अब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बाकायदा जो पार्टी है बाकायदा अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पांव पसारने की कोशिश में है, तो निश्चित तौर पे इस 2022 का जो चुनाव होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वहां बुनियादी बातों को लेकर आम आदमी पहुंचती है। बिल्कुल, तो एक केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब उत्तर प्रदेश के रण में, जो कि कह सकते हैं देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर उतरने की तैयारी है। किस तरह से यहां पर आप पहुंचती है देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शंकर। और इस साल नहीं होगा संसद का शीतकालीन सत्र, कोरोना की वजह से नहीं होगा शीतकालीन सत्र। जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बात की जानकारी दी है। तो इस साल शीतकालीन सत्र नहीं होगा, कोरोना की वजह से शीतकालीन सत्र को टाल दिया गया है। अब सीधे बजट सत्र रखा जाएगा, यानी कि शीतकालीन सत्र जो होता था उसको कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। इस बात की जानकारी प्रहलाद जोशी ने दी है। कोरोना के चलते ये डिसीजन लिया गया। विनीत इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, शीतकालीन सत्र नहीं होगा, ये क्या अभी फिलहाल तय हुआ है कि कोरोना को लेकर ही ये अब ना होकर अब सीधे बजट सत्र में होगा? जी नीलू, निश्चित तौर पर न्यूज़ 18 ने पहले भी अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि इस बार शीतकालीन सत्र जो है वो उसका आयोजन नहीं होगा और सीधे बजट सत्र का ही इस बार आयोजन होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 सदन के सत्र के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए। और अगर हम बात करें तो बजट सत्र अगर शुरू हो जाता है तो 6 महीने की जो गैप की जो बात होती है वो पूरी हो जाती है। उस 6 महीने से ज़्यादा के गैप जो है वो नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस बार जो है जो बजट सत्र में जो है वही सीधे आयोजित किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक की जो परंपरा रही है उसके अनुसार में 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 26 जनवरी के बाद और 1 फरवरी के बीच कभी भी बजट सत्र का आहूत किया जा सकता है। बजट सत्र की जो शुरुआत होती है राष्ट्रपति के अभिभाषण से, बजट सत्र की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है और उसके बाद बजट जो है वो 1 तारीख को पेश किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 26 जनवरी के बाद और 1 फरवरी के पहले बजट सत्र का आयोजन होगा। बिल्कुल, तो शीतकालीन सत्र का आयोजन नहीं किया जा रहा है, कोरोना को लेकर ये फैसला लिया गया है। अब सीधे बजट सत्र का आयोजन किया जाएगा जिसमें बजट पेश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनवरी में शुरू होगा संसद का बजट सत्र, लेकिन फिलहाल शीतकालीन सत्र जो है उसे टाल दिया गया है और कहा यह गया है कि कोरोना के काल को देखते हुए ये संसद का जो शीतकालीन सत्र है उसे टाला गया है। और मुरादाबाद से खबर लेते हैं। मुरादाबाद में जिस मामले को लेकर लव जिहाद का जो मामला बताया जा रहा था उसमें बड़ा मोड़ आ गया है। कोर्ट पीड़ित लड़की को वापस उसके ससुराल वालों को सौंप दिया है। दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट।
मुरादाबाद में जिस मामले को लव जिहाद का मामला बताया जा रहा था, उसमें बड़ा मोड़ आ गया है। लव जिहाद पीड़ित बताकर मुरादाबाद के नारी निकेतन में भेजी गई पिंकी को अदालत ने वापस उसके ससुराल वालों को सौंप दिया है। सोमवार को पिंकी ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान देते हुए कहा कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से जुलाई 2020 में देहरादून में कोर्ट मैरिज की थी। मैंने अपनी मर्जी से करी थी शादी। 24 जुलाई को मैंने शादी करी थी। 6ठा महीना चल रहा है मेरी शादी को। देहरादून में करी थी शादी मैंने, ISBT आज़ाद कॉलोनी में शादी की थी। मैं चाहती हूँ कानून से कि मेरा पति और मेरे जेठ घर पे ला दी जाए। पिंकी को 6 दिसंबर को पुलिस के हवाले किया गया था। पिंकी की मां के बयान के आधार पर पिंकी के पति राशिद और जेठ को गिरफ्तार किया गया। पिंकी को नारी निकेतन भेज दिया गया। पिंकी का आरोप है कि नारी निकेतन में उन्हें इंजेक्शन लगाए गए, जिसके बाद उसका गर्भपात हो गया। फिर ज़्यादा तबीयत खराब होने पे मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे और उसके बाद मुझे डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाए। उसके बाद फिर मेरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी और उन्होंने मेरे को दवाई इंजेक्शन दिए। कल मेरे कोर्ट में बयान होने थे। उसके बाद मेरी फिर तबीयत खराब हुई, उन्होंने इंजेक्शन लगाए तो मेरा मिसकैरेज भी हो चुका है। अब पिंकी अपने ससुराल वालों के साथ है और अपने पति और जेठ को रिहा करने की गुहार लगा रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुरादाबाद से फरीद शम्सी की रिपोर्ट। और एक बार आपको बता देते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो पिंकी को ससुराल वालों को सौंपा गया क्योंकि पिंकी ने कोर्ट में अपनी मर्जी से शादी की बात कही। पिंकी ने जुलाई में राशिद से कोर्ट मैरिज किया था। 6 दिसंबर को पिंकी को पुलिस को सौंपा गया था। लव जिहाद के आरोप में पिंकी का पति इस वक्त जेल में है। पिंकी को नारी निकेतन भेज दिया गया था। पिंकी के पति को जेल से रिहा करने की अपील अब पिंकी कर रही है कि उसके पति को रिहा किया जाए और इसके आदेश जारी करने की बात कह रही है। पिंकी ने यह भी आरोप लगाया कि उसका गर्भपात कराया गया है, इंजेक्शन देकर गर्भपात कराया गया। तो ये जो पूरा मामला था किस तरह से शुरू हुआ और अब पिंकी को उसके ससुराल वालों को सौंप दिया गया है। लेकिन इसी बीच कई गंभीर आरोप भी पिंकी ने लगाए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए खुद पिंकी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि इस पूरे मामले में जिनको कोर्ट में पेश किया गया, फिर नारी निकेतन भेजा गया। पिंकी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये बताइए कि किस तरह से ये पूरा मामला हुआ और क्या ऐसा हुआ कि आपको इस तरह से कोर्ट में पेश किया गया, लव जिहाद का मामला बनाया गया। जी मैम, मुझे आवाज आ रही है। तो पिंकी, ये बताइए कि ये जो पूरा मामला हुआ, आपको नारी निकेतन में रखा गया, आपके पति और जेठ को जेल में बंद कर दिया गया, ये पूरा मामला था क्या? कहां से ये गलतफहमी हुई कि लव जिहाद का ये पूरा मामला है? मैम, हम कोर्ट मैरिज कराने के लिए तहसील में जा रखे थे, रजिस्ट्रार की मोहर लगाने के लिए। वहाँ से हम पेपर लेके हमारी फाइल लॉगिन हो गई, वहाँ से फाइल ऑनलाइन चलाई। वहाँ से वकील दीपक वकील ने कहा कि आप 4 बजे आना, वहाँ पे DM साहब के साथ पास एप्लीकेशन दी जाएगी। तो हमें 4 बजे का टाइम दिया गया। हम रास्ते में आ रहे थे, मैं, मेरी सास, मेरे जेठ। तो हमें रास्ते से पकड़ा गया, बरजंगल वालों ने पकड़ के थाने में ले गए। गाली गलौज की गई, हमारे साथ बदतमीजी की गई काफ़ी। हमें थाने में ले गए, थाने में ले जाके हमें बिठाया गया। वहाँ से हमें पूछताछ हुई। हमने बताया मैं 24 जुलाई को हमने शादी की, अपनी मर्जी से शादी की है, तब भी किसी ने हमारी सुनी नहीं है। ज़बरदस्ती हमारे घर वालों को बुलाया गया, बरदंगल वालों ने। उन्होंने हमें फंसाया कि लड़की ने शादी करी है, उधर घर वाला अपनी लड़की को ले गए जाओ यहाँ से, ऐसे ऐसे हमारे साथ किया। फिर रात को हमें उसी रात को नारी निकेतन भेज दिया गया, रात के 2:30 बजे। उसके बाद हम ये बात बताइए कि क्या जब पुलिस के पास आपको ले जाया गया तो पुलिस ने किसी तरह का दबाव बनाया या परिवार वालों ने किसी तरह से आप पर दबाव बनाया जिसके बाद ये सब कुछ हुआ? मैम, हम गए, फिर हमने पुलिस वालों से भी कहा कि हमने अब शादी कर ली है, 6 महीने हो चुके हैं, तब भी किसी ने नहीं सुनी हमारी। उसके बाद फिर हमें अलग अलग कर दिया गया, बिठाया गया, हमारे घर वालों को बुलाया गया, घर वालों ने हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया। तो हमारी मम्मी ले जाना चाहती थी पर हम नहीं जाना चाहते थे। जी सर, जी मैम, हमारी ज़बरदस्ती करा गया है। ये बरजंगल वालों ने हमारे साथ ज़बरदस्ती की है।
तो अब आप क्या हम चाहते हैं अब हमारा हस्बैंड घर पे आए। मैं वहाँ छूट चुके हैं, अब हम चाहते हैं हमारा जेठ हस्बैंड हमारे पास आ जाए। उन्हें अभी गिरफ्तारी कर रखा है, जेल में है, उन्हें छोड़ दिया जाए, अभी वो नहीं छूटे हैं। और हमारे भी डॉक्यूमेंट्स पेपर सब कुछ अभी जमा है, हमारे थाने में है, कुछ नारी केतन में हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा है। अभी हमारे पास कोई पेपर नहीं है, ओरिजिनल सारे पेपर हमारे वहीं पे जमा हैं। तो आप हम अभी चाहते हैं कहाँ हमारे पे रहे, हस्बैंड पिंकी? आप अभी और कहाँ हमारे पे? जेठ घर पे आ जाए। मैम हम अपनी ससुराल आ चुके हैं। अच्छा पिंकी, एक बात और अभी आपने हम बोली। अपनी ससुराल आ चुके हैं, रात आए हैं हम। ठीक है, आप ससुराल पहुंच जी, चुकी हैं। एक बात और बताइए, आपने कहा कि आपका अबॉर्शन करवाया गया है, ये क्या बात है कि किस तरह जी, से, मैम, कौन हमारे- लोग थे जिन्होंने आपका अबॉर्शन करवाया? मैम हमारे पेट में दर्द था 3 दिन पहले, तो हमारी तबीयत खराब थी, हमें हॉस्पिटल में 11 तारीख को शाम को एडमिट किया गया। उसके बाद हमें इंजेक्शन दवाई दी गई, तो हमें ब्लीडिंग होने लगी थोड़ी थोड़ी। फिर उसके बाद और थोड़ी थोड़ी होने लगी, हमें दवाई दी, ऐसी इंजेक्शन लगाए हमारे, थोड़ी थोड़ी होने लगी, पर हमें ब्लड नहीं रुका। हमारे अल्ट्रासाउंड भी कराया, उसमें पहली बार जो अल्ट्रासाउंड कराया उसमें बच्चा सही था। उसके बाद हमें बयान कराने के लिए कल हमें कोर्ट में ले जाया गया। हमारी उस टाइम पे तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी, हम फिर वापस हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उसके बाद हमारे इंजेक्शन दवाई दी गई, उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, बेहोश हो गए हम। और हमारी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा लगी, बहुत ज़्यादा होने लगी, अबॉर्शन ही हो चुका मैम हमारा। तो हमें लगता नहीं है तो हमारे ये पेट में आप बच्चा है, आरोप हमारा लगा रही हैं बच्चा कि खराब- आपका जबरदस्ती अबॉर्शन हुआ है या किसी ऐसे सिचुएशन में थे जिसके वजह से अबॉर्शन हुआ? आप क्या कह रही हैं? क्या जानबूझकर इस तरह से अबॉर्शन कराया गया आपका? मैम ये तो पता नहीं, पर हमारे इंजेक्शन लगाए गए हैं, ये नहीं पता किस चीज़ के इंजेक्शन। हमारे बस सिर्फ पेट में दर्द था और ब्लीडिंग हो रही थी, उन्होंने कहा ब्लीडिंग रोकने के लिए इंजेक्शन लगाएंगे, पर हमें ये नहीं पता उन्होंने क्या करा हमारे साथ, क्या नहीं करा। हमारे इंजेक्शन और दवाई दी गई, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, हमारी तबीयत बहुत ख़राब है, हम बहुत मुश्किल से बचे हैं वहाँ से। तो अब आप ये चाहती हैं कि आपके पति को जल्द से जल्द छोड़ा जाए? जी मैम, हम यही चाहते हैं हमारे पति को, हमारे जेठ को जल्द से जल्द आज ही छोड़ा जाए, आज ही। ठीक है, चलिए पिंकी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो लव जिहाद का पूरा मामला था, लेकिन लव जिहाद के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पिंकी का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन ये सारी चीजें जो हुई हैं वो किसी गलतफहमी की वजह से हुई हैं, और अब वो चाहती हैं कि उनके पति को जल्द से जल्द रिहा कराया जाए। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटते हैं। हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक, साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए, और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए
तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और लखनऊ से खबर लेते हैं। लखनऊ में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी मच गई। आशियाना इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी को गोली मारी गई है। बाइक सवार बदमाश गोली मारकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने फिलहाल तो घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो दिन दहाड़े लखनऊ के आशियाना इलाके में फायरिंग हुई है। फायरिंग में बदमाश आए, बाइक सवार ये बदमाश थे, एक व्यक्ति को गोली मारी और फिर वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी का ये कर्मचारी है जिसे गोली मारा गया। बाद में पुलिस वहां पर पहुंची है। घायल को फिलहाल तो अस्पताल पहुंचा दिया गया है। ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या है ये पूरा मामला? क्या किसी तरह की कोई रंजिश है? शुरुआती जांच में पुलिस क्या बता रही है? नीलू देखिए, सबसे पहले तो बता दूं सनसनीखेज घटना होती है सुबह सवेरे जब पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी सर्विस ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, अपनी स्कूटी बैठते हैं, तभी बाइक सवार दो युवक आते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं और फायरिंग कर देते हैं, जिसमें उनको पेट में गोली लगती है। देखिए, बात करने के लिए हमारे साथ एडीसीपी इस इलाके के आ गए कासिम सर। एक सेकंड आवाज। आप घटनास्थल पर गए थे, क्या अभी तक मामला निकल के सामने आया और स्थिति कैसी है उनकी जिनको गोली लगी है? जी हाँ, आज ये लगभग 10:30 बजे की घटना है। पीएस आशियाना एक व्यक्ति है सर्वेश कुमार, जो कि वरिष्ठ सहायक पीडब्ल्यूडी के पद पर नियुक्त हैं। लगभग 10:30 बजे ये अपने घर के पास निकलते हैं, नौकरी के लिए निकलते हैं, अपनी बाइक के पास जाते हैं। तब तक पीछे से इनका कहना है कि एक व्यक्ति जिसका नाम शैलेंद्र सिंह है ये आता है और इनसे उसकी कुछ हॉट टॉक्स होती है और उसके बाद वो इनके ऊपर फायरिंग कर देता है। गोली इनके पेट के निचले हिस्से में लगती है और फायरिंग करने के बाद मौके से शैलेंद्र सिंह फरार हो जाता है। पुलिस को सूचना मिलती है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और मजरूब को हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है, जहां पर अभी मजरूब की स्थिति स्थिर बताई जा रही है, अभी स्टेबल है। हम लोग मौके पर पहुंचते हैं, साक्ष्य संकलन इकट्ठा करते हैं, जो भी एविडेंसेस हैं वहां पर इकट्ठा करते हैं और इसके हिसाब से आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसके कुछ ही देर बाद जो शैलेंद्र सिंह था, जिसके ऊपर आरोप लग रहा था, वो भी थाना आशियाना पर आता है, अपनी बाइक से आता है और कहता है, अपना कबूल करता है, जुर्म का इकबाल करता है, कहता है मैंने ही इस व्यक्ति को गोली मारी है और जिस रिवॉल्वर से गोली मारी है वो रिवॉल्वर भी ला करके ये थाने पे जमा कर देता है। और ये इसने खुद को भी गोली मारी है, इसने खुद को, इसके दाहिने हाथ में इसके गोली लगी है और ये भी, इसको भी प्राथमिक उपचार के लिए इसको भी ट्रॉमा ले जाया गया है, जहाँ पर इसकी भी स्थिति अभी स्टेबल बताई जा रही है। पता चला है गोली मारने के पीछे की वजह क्या रही? तो नीलू देखिए, एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है कि जो घायल है पीडब्ल्यू कर्मचारी सर्वेश और शैलेंद्र, दोनों आपस में परिचित हैं, दोनों में जान पहचान थी। सर्वेश के बारे में बताया जा रहा है पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं और शैलेंद्र पीडब्ल्यूडी में ही ठेकेदारी करते हैं और इनकी ससुराल के पक्ष से परिचित भी हैं। तो अभी पुलिस 2 एंगल से जांच कर रही है कि क्या कोई पारिवारिक वजह हो सकती है चूंकि दोनों परिचित हैं, या कोई लेन देन की वजह तो नहीं है, चूंकि दोनों ऐसे डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। ये ठेकेदार हैं, वो कर्मचारी हैं, जहां पर ठेकेदारी और कार्य से संबंधित भी तमाम लेन वैध और अवैध दोनों तरह के होते हैं। बिल्कुल, तो पुलिस अब छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए उत्तराखंड।